नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं आज। एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2 करने वाले हैं, बाकी 3 और 4 आगे पेंडिंग है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। अब क्यों फ्रैक्शनल बोला जाएगा? आप फ्रैक्शन का मतलब समझिए। फ्रैक्शन जो बोला जाता है, फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन जो बोला जाता है, सुनने होंगे, बहुत सुने होंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ आवर, फ्रैक्शन ऑफ डे। मतलब फ्रैक्शन मतलब थोड़ा, फ्रैक्शन मतलब होता है थोड़ा। मतलब ये जो मोटर है, हॉर्स पावर इसका जो रेटिंग है थोड़ा है। हॉर्स पावर एचपी में रेटिंग होता है। क्या होता है? एचपी में रेटिंग होता है। तो कितना है? थोड़ा है ये। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर भी बोला जाता है। मतलब थोड़ा सा मतलब लोड इसमें हॉर्स पावर जो है थोड़ा है, कम है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो घरेलू में इस्तेमाल किया जाता है 10 एच सॉरी, जो इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो मैक्सिमम 10 एचपी तक इस्तेमाल किया जाता है। और घरेलू जो इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम 5 एचपी तक इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कितना बड़ा बड़ा होता है, और उसके तुलना में क्या है ये फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर ही तो है ये। क्योंकि छोटा तो है, काफी छोटा है। आप देखिएगा इसका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कभी बड़ा होता ही नहीं है। मैक्सिमम इंडस्ट्री में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो 10 एचपी का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर। तो चौथा 14 का जो आंसर हो गया वो हो गया डी। मल्टी हाउस पावर नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये डबल हाउस पावर मोटर ये भी गलत है। सिंगल भी, सिंगल हाउस पावर मोटर सिंगल थोड़ी होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फ्रैक्शन हाउस पावर मोटर। चलिए आगे हम बात करते हैं। 15 नंबर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा, थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है इसलिए हमको समस्या हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हमारा बन गया, ये बन गया सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये हो गया रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में इसमें इस वाइंडिंग की बात कर रहा है, में प्रवाहित होने वाली धारा वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़े कैपेसिटर के साथ आरोपित वोल्टेज, इसके साथ जो आरोपित वोल्टेज है उससे लगभग कितना होता है, मतलब क्या होता है। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है कि जब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में जो करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होता है वो लीडिंग होता है। ठीक है, वो लीडिंग होता है। तो हमारा देखिए ये दोनों, ये और ये तो पहले कट गया, हमारा बचा एक 20 अग्रगामी और ये हो गया 70 अग्रगामी। तो जो आंसर होगा ना, आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ऑप्शन आप इसको छाड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये दोनों आंसर ऑलरेडी, क्योंकि पश्चगामी तो होगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर की बात कर रहा है, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज की बात कर रहा है। तो पश्चगामी तो होगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर और में जो करंट का और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होता है वो लीडिंग होता है, हमेशा लीडिंग होता है। ठीक है, तो लीडिंग ये दोनों कट गया, अब बचा 70 और ये होगा 20। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा ये 20 डिग्री अग्रगामी। आगे हम बात करते हैं समान रूप से किस मोटर की गति, समान रूप से किस मोटर की गति 3000 घूर्णन प्रति, मतलब आरपीएम की बात करें, आरपीएम होगा 3000। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, संधारित्र मोटर का नहीं होगा, डीसी शंट मोटर का भी नहीं होगा, प्रेरण मोटर का भी नहीं होगा, यूनिवर्सल मोटर का होगा। क्योंकि शंट देखिए जो सबसे हाई स्पीड होता है ना, उस श्रेणी डीसी में भी बात करेंगे तो डीसी सीरीज मोटर का होता है। तो डीसी सीरीज मोटर ही यहाँ पे क्या होता है, एसी डीसी सीरीज मोटर ही क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर इसका स्पीड काफी हाई होता है। जैसे आप इसको लोड देंगे ना, सॉरी, जैसे इसको सप्लाई आप कनेक्ट करेंगे तो इसका स्पीड बहुत हाई होता है। इसलिए कहा जाता है कि श्रेणी मोटर को हमेशा क्या करना है, लोड पे चलाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, लोड पे चलाना है। क्योंकि लोड पे नहीं चलाएंगे तो इसका जो आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर टूट सकता है, फाउंडेशन को उखाड़ के फेंक सकता है। ये इतना हाई स्पीड होता है इसका, फिर धीरे धीरे कम जाता है इसका।
ठीक है, लेकिन इसका काफी हाई स्पीड होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। आगे बात करते हैं 17 नंबर। किसी पॉलीफेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में कौन सा गुण होता है? किसी पॉलीफेज, थ्री फेज की बात करता है, पॉलीफेज मतलब थ्री फेज की बात कर, सिंगल फेज की बात नहीं कर रहा ये, कि क्या गुण होता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ना, वो होता है सेल्फ स्टार्टेड। ठीक है, सेल्फ स्टार्टेड मोटर होता है, लो टॉर्क होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लेकिन ये सेल्फ स्टार्टेड मोटर होता है। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, वो होता है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है उसको। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा आप अगर पॉलीफेज या थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो थ्योरी वाला वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, थ्योरी वाला लेक्चर में देख सकते हैं कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, उसका जो स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टेड कैसे होता है, वो सारा जो है डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे 18 नंबर। छत का पंखा घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जो छत का पंखा होता है ना, उसमें जो घूमता है वो बॉडी घूमता है, आर्मेचर नहीं घूमता उसका, ध्यान रखिएगा। उसका क्या घूमता है? बॉडी घूमता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा ये, छत का पंखा जो होता है, सीलिंग फैन जो होता है, उसका बॉडी घूमता है। देखिए, वो बाहरी आवरण घूमेगा, अंदर वाला नहीं घूमेगा। अंदर वाला जो सॉफ्ट है, जिससे सॉफ्ट कनेक्टेड है, वो नहीं घूमता, वो स्थिर होता है। सॉफ्ट को क्या करता है? स्थिर करके उसको छत में लगा दिया जाता है, छत का जो हुक होता है उसमें लगा दिया जाता है। लेकिन जो बाकी बॉडी में फैन लगा दिया जाता है, और फैन फिर क्या होता है? बॉडी के साथ कनेक्ट होकर के घूमता है, वो बेसिकली बॉडी घूमता है। तो 18 का जो आंसर होगा, आंसर होगा ये। 19, दी गई मोटरों में सबसे उच्च शुरुआती वाला घूर्ण किसका होता है? ये जो मोटर है उसमें बात करना है कि किस में सबसे ज्यादा होता है। तो हम इसमें नंबर सीक्वेंस 1 2 3, जो स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा होता है उसको 1 2 3 कर रहे हैं। आप उसको चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, 1 होगा सबसे ज्यादा, इसका होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 है ये, और 4 होगा। तो सबसे ज्यादा जो होगा ना, कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर रन का होगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, साइडेड का कम होता है, और स्प्लिट रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज जो होता है उसका कब सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा बी। आगे हम बात करते हैं एक यूनिवर्सल मोटर, सर्व विद्युत मोटर की बात कर रहा है, में समांतर ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट का चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो हम कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश हम बना रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है, बीच में क्या होता है? कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो होता है माइका होता है, याद ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि दो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, उसके बीच में कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है? तो होता है माइका। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो ब्रश का साइज होगा ना, वो होगा ऐसे। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब ये क्यों हम बना रहे हैं ऐसे, वो आप समझ सकते हैं। देखिए, आधा इसका हो गया, आधा पहला का हिस्सा इसका आधा हो गया, और एक तो ये हो गया, और आधा इसका हो गया। मतलब ये दोनों मिलाकर 2 हुआ, और कम्यूटेटर का जो हुआ 1 हुआ। ठीक है, मतलब कम्यूटेटर कोशिश करना है कि, सॉरी, जो ब्रश है कोशिश करना है कि वो डबल हो, मतलब 2 एक साथ में उसको पकड़ सके। किसको? कम्यूटेटर सेगमेंट को। इसका जो अनुपात होता है ना, 2:1 होता है। ठीक है, इस फिगर से आपको याद रहेगा कि जो हम कम्यूटेटर बना रहे हैं और जो ब्रश का जो सिंबल बना रहे हैं, वो हमारा 2 कम्यूटेटर सेगमेंट को टच कर रहा है। ठीक है, एक साथ में। नेक्स्ट भी जो ब्रश बनेगा वैसी बनेगा, आगे ऐसे ऐसे रहेगा मान लीजिए। तो ये जो टच करेगा ना, ये 2 का एक साथ टच करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 21 नंबर। साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति का लेता है? तो देखिए, साधारण मिक्सर जो ऐसे आप बात करेंगे ना, तो कोई 400 वाट का भी होता है, 500 वाट का भी होता है, कोई बड़ा आप जाएंगे, बड़ा जो होटल होता है उसमें जाएंगे तो 1000 वाट का भी होता है, और उससे भी बड़ा हो जाएगा तो 1500 वाट का भी होता है। तो मिक्सचर का कोई जो होता है, जो जो हम लोग मसाला बनाते हैं, जिसमें मसाला मिक्स करते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं कि रेटिंग एक फिक्स है। लेकिन आप ऑप्शन के आधार पर देख सकते हैं। मैं ऑप्शन का उदाहरण छाड़ता हूँ। 2000 नहीं होता है, ये गलत है। साधारण मिक्सर की बात कर रहे हैं जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। 5000 भी नहीं होगा, ये भी गलत है।
100 भी नहीं होगा, 100 होगा तो चलेगा ही नहीं, आपको जितना मसाला चाहिए एकदम बनाएगा ही नहीं। तो ये देखिए आंसर मेरा क्या बच गया, बच गया ये। तो ये आप इसको ऑप्शन के आधार पे छांट सकते हैं। बहुत सारा जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में उसको ऑप्शंस के आधार पे भी छांटा जाता है। आप एकदम ऐसा नहीं कि जो रट के जाएंगे वही चीज आएगा, हाँ इतना कि जो पढ़ के जाएंगे उसके आधार पे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको आप अपने अनुसार फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिल्टर किए हैं कि देखिए 5000 नहीं हो सकता है साधारण, क्योंकि घर में इस्तेमाल करना, 2000 भी नहीं हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन 2400 में है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन 2000 नहीं होगा, 100 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा बचा कौन, एक, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 400 वाट। चलिए आगे हम बात करते हैं 22 नंबर। प्रेरित विद्युत वाहक बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, घुमाने के लिए, दिमाग को घुमाने के लिए सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन है, बाकी देखिए बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव होती है कि, प्रेरित विद्युत वाहक ईजी की बात कर रहा है, जनरेटेड ईएमएफ की बात कर रहा है, ठीक है, होती है कि ऐसी धारा स्थापित करे ने का प्रयास करता है, ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उसकी गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, जिसके कारण विद्युत वाहक प्रेरित हुआ है। तो आप जब इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, तो जो सप्लाई दिया जाता है, ये जो सप्लाई दिया जाता है, तो सप्लाई दिया जाता है, इसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो सॉरी, जो इसका रोटर में जो कंडक्टर डाला हुआ है उस कंडक्टर को क्या करता है, काटता है, उस कंडक्टर को क्या काटता है, कौन, रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग फील्ड जो, ये जो रोटेटिंग फील्ड है ना, ये जो रोटेटिंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, रोटेटिंग फील्ड किसको काटता है, आर्मेचर में जो कंडक्टर है उसको काटता है, सॉरी आर्मेचर नहीं, रोटर यहाँ पे होता है, आर्मेचर तो स्टेटर में होता है, रोटर में जो कंडक्टर है उसको काटता है, उस काटने से क्या होता है, उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके कारण कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है, और करंट जो है ये जो काटता है ना, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करने लगता है, जिसके कारण रोटर भी जो है, रोटर भी एक नीची डायरेक्शन से रोटेट करने लगता है। ठीक है, अब इसको हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। प्रेरण विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसकी बात कर रहा है, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ईएमएफ जो उत्पन्न होता है, ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है किसमें, रोटर के कंडक्टर में, वो ऐसी धारा स्थापित करती है, करने का प्रयास करता है, ऐसी धारा जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ ना, उसके कारण क्या होता है, जो रोटर का कंडक्टर है उसमें धारा स्थापित का प्रयास करता है जो गति अथवा चुंबकीय परिवर्तन का विरोध करता है। वो किसका विरोध करता है, जो चुंबकीय परिवर्तन हो रहा है ना इसमें, या इसमें जो गति है, जो एनएस गति है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, उसका विरोध करता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। ये जो विद्युत वाहक, रोटर में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है वो किसके कारण हुआ था, ये जो स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा वो हो गया है, स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो रोटर के कंडक्टर को जो काटा था, प्रेरित हुआ है, ठीक है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, किसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था, वो एनएस के कारण, जो सिंक्रोनस स्पीड से जो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है उसके कारण, तो उसका विरोध करता है। तो ये जो विरोध जो करता है ना, उसका क्या कहलाता है, वो लेंज का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंज का नियम, लेंज का नियम सीधा सीधी है, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है। तो ये इतना बड़ा प्रश्न है, इसका जब आप लॉजिक निकालेंगे ना, जब निष्कर्ष निकालेंगे, तो इसके हुआ कि जिसके कारण जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ था वो, ये इसमें किसमें, रोटर का कंडक्टर में, उसका क्या करे, वो विरोध हुआ, किसके कारण हुआ था, एनएस में, एनएस के कारण, मतलब स्टेटर का फ्लक्स के कारण, स्टेटर का जो फ्लक्स है, स्टेटर का जो फ्लक्स है उसके कारण किसमें हुआ, रोटर का फ्लक्स, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, और उसमें जो फ्लक्स है किसका विरोध किया, स्टेटर का फ्लक्स, मतलब जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसका विरोध किया, वो कहलाता है लेंज का नियम। ठीक है, तो 22 का आंसर है बी। आगे हम बात करते हैं 23 नंबर। सिंगल फेज मोटर की सुरक्षा के लिए फ्यूज निर्धारण 3 गुना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंगल फेज मोटर की सुरक्षा के लिए फ्यूज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है, सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, या किसी का भी हो।
फ्यूज बेसिकली जो होता है, चाहे एसी में हो या आपका फ्रिज में हो, कूलर में हो, लैपटॉप में हो, चाहे कहीं भी फ्यूज का इस्तेमाल होता है उसके सुरक्षा के लिए, जिसमें उसका उपयोग किया गया है, उसका वो सुरक्षा करता है। सुरक्षा डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है बेसिकली फ्यूज। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर में सुरक्षा के लिए फ्यूज का निर्धारण के 3 गुना के बराबर होनी चाहिए। किसकी होना चाहिए? फुल लोड धारा। मान लीजिए कोई एक सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, सिंगल फेज मोटर है, इसका जो फुल लोड धारा मान लीजिए 5 एम्पियर है, तो जो फ्यूज हम बनाएंगे ना, फ्यूज का निर्धारण जो होगा 15 एम्पियर का होगा। ठीक है, ध्यान रखिए कितना? फुल लोड धारा का 3 गुना। फुल लोड जितना लोड है, जो फुल लोड में जितना करंट लेगा उसका 3 गुना रखना होता है। किसके लिए? सिंगल फेज के लिए। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा आंसर। आगे हम बात करते हैं 24 नंबर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर प्रकार होता है इलेक्ट्रोलाइटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है उसमें कैसा उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो 24 का आंसर होगा, 24 का आंसर होगा ए। आगे हम बात करते हैं 25 नंबर। किसी कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर, किसी कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण चालित मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये इसलिए होता है, हम एक्चुअली इसका डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। अब इसका खाली ऑप्शन का जो सेंस है ना, सेंस वही है, बाकी जो शब्द है शब्द चेंज किया गया है। ठीक है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का जो प्रयोग होता है वो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए होता है। तो इसका आंसर है डी। इसको थोड़ा हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए कि देखिए कैपेसिटर कोई भी सेल्फ सॉरी जो इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, क्योंकि सिंगल फेज से वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता है। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना जरूरी है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए उसको फेज स्प्लिटिंग होना जरूरी है, उसके जो फेज है उसका फेज स्प्लिटिंग होना जरूरी है। तो जब हम जब कैपेसिटर हम लगाते हैं ना, तो जो सिंगल फेज है वो फेज स्प्लिट हो जाता है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो है वो फेज स्प्लिट हो जाता है। जैसे ही फेज स्प्लिट होता है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? रोटेट होने लगता है, जिसके कारण रोटर को काटता है और रोटर भी साथ में रोटेट करने लगता है लेंस का नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर पावर फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे होगा चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। किस लिए उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए, थैंक यू। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे बोधि टेक्निकल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम समाप्त करते हैं वीडियो को यहीं पे। बाकी लेक्चर 3, लेक्चर 4 मतलब प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन 3 और 4 के लिए आगे जरूर मेरे चैनल पे आइए। थैंक यू।